दोस्तों मेरा नाम सन गुप्ता और मैं जो आज आपको पढ़ाऊँगा यह पढ़ाऊँगा एनआरसी। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको जो सिटीजनशिप पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं और चैप्टर जो आगे पढ़ाऊँगा, तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं दोस्तों आपका पूरा जो करंट अफेयर आ रखा है उसे मैं दोस्तों लूँ। तो इसी कड़ी में मैंने आपको उठाया है एनआरसी। पॉलिटी में जितना करंट अफेयर आ रखा है आई मेक श्योर दोस्तों मैं सारा का सारा लूँगा, और वो जिस टॉपिक से कनेक्ट होगा उसी टॉपिक के अंदर जो आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ाऊँगा उसी में मैं आपको करंट वाला पार्ट भी वहीं के वहीं पढ़ा दूँगा। तो चलो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एनआरसी। देखो एनआरसी क्या है। एनआरसी दोस्तों कुछ नहीं है, एनआरसी एक रजिस्टर है। क्या है? एक है रजिस्टर, जिसके अंदर उन लोगों के नाम डाले जाएंगे जो कि हमारे भारत के लीगल सिटीजन्स हैं। कौन है? एनआरसी क्या है? एनआरसी दोस्तों कुछ नहीं है, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। यह एक रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर में हम लोग उन लोगों के नाम डालेंगे जो कि हमारे भारत के लीगल, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड तरीके से जो हमारे भारत के सिटीजन है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये हम कैसे चेक करेंगे कि कौन भारत का सिटीजन है कि कौन नहीं है। तो सबसे सिंपल तरीका इसका आसाम अकॉर्ड में आपने देखा, ठीक है। आसाम में क्या किया गया? आसाम में भी तो एनआरसी लगाई गई। तो आसाम वालों ने क्या किया, एक कट ऑफ डेट दे दी गई 1971। 1971 से जो पहले आए हैं उन्हें तो सिटीजन मान लिया गया आसाम का, लेकिन इसके बाद जो आए हैं उन्हें दोस्तों डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े। डॉक्यूमेंट में आप जानते हो सरकारी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, आधार कार्ड वगैरह जो हैं दिखाने पड़े खुद को प्रूव करने के लिए कि वो इसी जगह के यानी कि आसाम के सिटीजन हैं। तो हमारे इंडिया वाले जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने प्लान किया है, जिस तरीके से आसाम में हमने एनआरसी लगाई है, यानी कि हमने आसाम में जिस तरीके से रजिस्टर बनाया है वहाँ के सिटीजन्स का, ठीक है, हमने वहाँ पर जो रजिस्टर बनाया है वह हम पूरे भारत के अंदर भी बनाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक सिटीजन बनाया गया, सिटीजन एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसके अंदर हमारे भारत के जो लीगल सिटीजन्स हैं उनका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। अब नाम कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं वह गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट जाके वेरीफाई करवाएंगे। अब जिन जिन का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है या जो लोग डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं उन्हें तो डीम्ड किया जाएगा ऐसा सिटीजन, और जो लोग नहीं दिखा पाते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, उन्हें पासपोर्ट एक्ट जो है उसके तहत डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर उनके लिए एक डिटेंशन सेंटर बनवाया जाएगा जिसके अंदर वह लोग रहेंगे और उन्हें जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो एनआरसी मतलब समझा आप लोग क्या? देखो एनआरसी कुछ नहीं, फिर समझा देता हूँ, मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। एनआरसी कुछ नहीं, एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर में हम लोग उन लोगों के नाम लिखेंगे जो कि खुद को प्रूव कर पाएंगे कि वो भारत के सिटीजन हैं। अब आसाम के अंदर भी ये एनआरसी लागू की गई। एनआरसी अब उसमें क्या किया गया, आसाम के अंदर 1971 से पहले जितने लोग आसाम में आ गए उन्हें सिटीजन मान लिया गया, लेकिन जो 1971 के बाद आए हैं उनसे पूछा गया कि भैया आप दिखाइए अपना एक डॉक्यूमेंट जिससे आप वेरीफाई कर पाएँ कि आप आसाम के ही निवासी हैं, आप आसाम के सिटीजन हैं। तो उसी तरीके से नेशन वाइड एनआरसी भी जो है ना वो अमित शाह जी के द्वारा लगाने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट हैं उन सभी स्टेटों के अंदर ऐसी जो एनआरसी है वह प्लान की जा रही है। अब ये एनआरसी होगा क्या, ये है क्या, भैया समझा दी। चलो चलते हैं पीपीटी के ऊपर। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट क्या हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सिग्नल बाय होम मिनिस्टर इंटेंट ऑफ कैरिंग आउट अ नेशन वाइड एनआरसी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी भारत सरकार है उसके जो होम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने क्लियर कह दिया है कि जैसे कि आसाम में एनआरसी आई, जिस तरीके से हमने आसाम में डॉक्यूमेंट चेक किए हैं लोगों के फिर उन्हें जाके सिटीजनशिप दी है, इसी तरीके से हम पूरे भारत में भी करेंगे। ये वो लोग जो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे या फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनसे भारत की नागरिकता जो है वो नहीं दी जाएगी या फिर उनसे छीन ली जाएगी, या फिर उन्हें ये माना जाएगा कि उन्होंने फ्रॉड तरीके से भारत की नागरिकता ली है, या फिर ये माना जाएगा कि इन्हें जो है ये और देश से आए हुए हैं और इन्हें क्या किया जाएगा, फिर पासपोर्ट एक्ट के थ्रू इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। एनआरसी क्या है मैंने आपको समझा दिया, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अर्लियर फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द गवर्नमेंट कंडक्टिंग द एनआरसी अपडेटिंग एसआई इन आसाम एंड एज अ रिजल्ट ओवर 19 लाख एप्लीकेंट। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जल्दी में ऑर्डर दिया था कि जो आसाम है वह जल्दी से अपना एनआरसी वाला जो प्रोसेस है वह करा ले। इस एनआरसी में ऐसा पाया गया कि जो 19 लाख लोग आसाम में रह रहे हैं वह अपने आप को यहाँ नहीं प्रूव कर पाए कि वह दोस्तों क्या है यहाँ के सिटीजन हैं। अब आपके दिमाग में यार बात चल रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, एनआरसी करा के हमारे को क्या फ़ायदा है। भैया बहुत तगड़ा फ़ायदा है। देखो फ़ायदा क्या है, एसर्टेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन। देखो हमारे भारत के अंदर जो रह रहे हैं ना, एटलीस्ट हमें ये तो पता हो ये कहाँ से आए हैं, कल को ये कोई क्राइम कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास तो उनकी आइडेंटिटी ही नहीं होगी। अब जब आइडेंटिटी नहीं होगी तो उन्हें पकड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे
यह कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे भारत के अंदर सिटीजन्स रह रहे हैं, जहाँ जहाँ के रह रहे हैं, एटलीस्ट हम उन्हें आइडेंटिफाई तो कर पाएँ कि ये यहाँ के हैं। हमारे पास उनका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, तो हमने कल को कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? हम उनको कल को वो कोई भी क्राइम कर जाएंगे, हम उन्हें कैसे पकड़ पाएंगे? हमारे पास कोई आइडेंटिटी तो है नहीं उनकी। हम जानते नहीं क्या निवास है, कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, कहाँ अड्डा है, कहाँ जुआ खेलते हैं। हमें तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। जब पता नहीं होगा तो आपने कैसे आगे पकड़ पाओगे? कोई क्राइम को मर्डर करके वो तो निकल लेंगे, किसी दूसरे का रहने लगेंगे। आइडेंटिटी उनकी है ही नहीं, किस बात से पकड़ोगे तुम उन्हें? ठीक है, तो सबसे पहला तो कंसर्न ये है। दूसरा क्या है, देखो ये जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं ना, जो कि यहाँ रह रहे हैं हमारे भारत के अंदर, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, दूसरे देश से बस ऐसे ही आ गए हैं हमारे देश के अंदर, यानी कि जो लीगल तरीके से नहीं आए। देखो लीगल तरीके से भारत में आने का मतलब होता है कि पासपोर्ट वीज़ा प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेके आना, लेकिन वह लोग जो प्रॉपर पासपोर्ट और वीज़ा लेके नहीं आते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी से, हम उन्हें कहते हैं इलीगल माइग्रेंट। तो ये लोग जो इलीगल माइग्रेंट हैं, जो बॉर्डर्स के थ्रू भारत के अंदर एंटर कर गए हैं, अब इनके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो पकड़े जाएंगे। अब ऐसे लोगों से हमें थ्रेट क्या है? ऐसे लोगों से हमारे को ये थ्रेट है कि ये लोग मान लीजिए किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं लाइक आसाम। अब आसाम में क्या ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, आसाम में बड़ी पॉपुलेशन ट्राइब्स की है। तो यहाँ पे ये लोग अगर जाएंगे ना, तो जो आसाम की जो वहाँ का डेमोग्राफी है उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, डेमोग्राफी चेंज करेंगे, उसका कल्चर चेंज करेंगे, भाषा चेंज करेंगे, रहन सहन चेंज करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे स्टेट जो कि बॉर्डर के पास में आते हैं, खासकर बांग्लादेश, इन्हें बहुत डर है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट हैं हमारे देश के अंदर आ रहे हैं और ये हमारी जो डेमोग्राफी है पूरी उसे चेंज कर सकते हैं, हमारी भाषा चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा कल्चर ही चेंज कर सकते हैं। तो ये इस थ्रेट से हम बच पाएंगे। क्योंकि यार सीधी सी बात है ना, अगर एक जगह मान लीजिए मणिपुर है, मणिपुर के अंदर आके बहुत सारे बांग्लादेशी बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट आ जाते हैं, तो अब वो क्या करेंगे? जब इलेक्शन होंगे तो वह क्या करेंगे? उस तरफ एक तरफ वोट कर देंगे, ठीक है, जिससे जो हमारी पॉलिटिक्स है उसका भी पहिया चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे भारत के अंदर तो सोशलिज्म वाला चक्कर है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जाए जो कम्युनिस्ट हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग किसको वोट करते हैं? पता लगे कम्युनिस्ट को वोट करते हैं, तो यहाँ से जो पॉलिटिक्स है ना वह भी चेंज होने का खतरा है। तो यहाँ पे कल्चर और पॉलिटिक्स दोनों को ही चेंज होने का खतरा है। तो इस वजह से एनआरसी को लाना ज़रूरी है। दूसरा क्या है? डिमांड फ्रॉम सम स्टेक होल्डर। देखो ऐसे लोग जिनकी इन चीज़ों पर नज़र रहती है, उन लोगों ने भी ये मांग उठाई थी कि जो एनआरसी है ना उसको अपडेट किया जाए, उसको पूरे नेशन के अंदर लगाया जाए। अब दूसरा क्या हमारे पास, वह भी देखते हैं हम लोग। अगला रेशनल क्या है? मूव टूवर्ड सॉल्विंग द इमिग्रेशन इशूज। अब देखो हमारे भारत के अंदर समय पर ये इशू रेज होता रहता है कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे इमिग्रेंट जो है ना बाहर घुस रहे हैं। अब सीधी सी बात है, हमारे पास इतना जो अभी है, इतना प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ, इतनी ज़्यादा भुखमरी है कि हम लोग अपने भारत वालों को ही नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रिसोर्स प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हैं। भारत वालों के लिए भी हम लोग रिसोर्स नहीं जुटा पा रहे हैं। पता लगे बाहर से लोग आने लगे, तो रिसोर्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे फ़र्क किन पे पड़ेगा? फ़र्क तो हमारे सिटीजन भी पड़ेगा। तो हम लोग नहीं चाहते कोई बाहर से आए और हमारे भारत के अंदर रहे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो रिसोर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रिसोर्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सीधी सी बात है भारत वालों पर इसका फ़र्क पड़ेगा। हमारे भारत के अंदर इतने रिसोर्स ही नहीं है जिससे जो है दिक्कत ना हो। हमारे भारत के अंदर आप लोग देख रहे हो कितने लोग भूखे पेट सो जाते हैं, कितने लोग आज भी जो है भुखमरी से मर रहे हैं। तो ऐसी तो टाइम पे देखो गवर्नमेंट यार बहुत कुछ कर रही है, पीडीएस है, बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन सिस्टम में लीकेज है। सिस्टम में लीकेज की वजह से जो लास्ट आदमी है उस तक दोस्तों फूड गिन्स नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से लोगों की भुखमरी से भी भुखमरी से भी मृत्यु जो है वह हो रही है। हमें देखने को मिलता है समय समय कि पर्सन जो है वह भुखमरी से डाई होगा, भुखमरी से मर गया। तो हमारे को ऐसी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो हम लोग नहीं चाहते यार कि हमारे पास जब अपने लिए सोर्स पर्याप्त नहीं है तो हम दूसरे देश से आदमी को बुला के सोर्स का और क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। देखो ये स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है ना, उसने भी दोस्तों यह एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी रखी थी इस स्टेट के ऊपर कि भाई जितने भी सिटीजन हमारे भारत के अंदर रह रहे हैं उन्हें एक दोस्तों नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करें। तो यहाँ पे एनआरसी के थ्रू क्या किया जाएगा, उन्हें एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों इशू क्या है यार, इतने ज़्यादा क्या इशू है, लोग इतने ज़्यादा क्यों विरोध कर रहे हैं एनआरसी का? आपने देखा हो सिटीजनशिप के साथ में इसका कौन सा कम विरोध हुआ? चलो देखते हैं इसके पीछे क्या इशू है। देखो दोस्तों सबसे पहला इशू है एग्जिस्टेंस ऑफ डिपार्सन प्रोविजन। देखो यहाँ पे पूरा चक्कर क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी फॉरेनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट है। अब जब आपके पास ये दोनों एक्ट है ना, तो इन एक्ट का यार यूज़ करो और जो इलीगल माइग्रेंट उन्हें बाहर निकाल दो। आप एक अलग से एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो एनआरसी की? इस एक्सरसाइज को करोगे, इतने सारे पैसे खर्च करोगे, इतने सारे वर्कर्स इस काम में बिजी रहेंगे। सिंपल करो, एग्जिस्टेंस ऑफ डिपार्सन प्रोविजंस हैं, इसके अंडर में आपने दो एक्ट बना रखे हैं, फॉरेनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट। इनका काम ही है कि भारत के अंदर से इलीगल माइग्रेंट को बाहर निकालना। इसका हेल्प लो और इलीगल माइग्रेंट को बाहर निकालो। क्यों एक्स्ट्रा में काम आगे बढ़ा रहे हो?
फेडरल चैलेंज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इतना सारा जो हमारे को एक्सरसाइज करनी है ना, हमारे को इतने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, इसमें स्टेट का बहुत ज़्यादा हमारे लिए साथ चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी इशू है कि जो नॉर्थन स्टेट्स है ना, वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम सेंटर का साथ इसमें नहीं देंगे, इस एक्सरसाइज में सेंटर का साथ हम नहीं देंगे। सीकिंग द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट दिस एक्सरसाइज इज अ चैलेंजिंग टास्क, मैनी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट एस ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग एनआरसी। तो बहुत सारे स्टेट हैं जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है ना, वो पहले से इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भाई भैया साथ देने वाले नहीं, और इतनी बड़ी एक्सरसाइज में स्टेट का साथ नहीं होगा ना, तो बात नहीं बनेगी। लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, बहुत सारा समय जाएगा इसको प्रिपेयर करने में। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है। 125 करोड़ लोगों के डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, उन्हें वेरीफाई किया जाएगा, तो लंबा समय इसमें खींचने वाला है। पैनिक अमंग पीपल, अब चक्कर क्या है कि लोग ना यहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। लाइक देखो ऐसी जगह जैसे बिहार है, वहाँ पे बाढ़ आई, लोगों के पूरे पूरे डॉक्यूमेंट ही बह गए, वो लोग क्या करें? तो उनके लिए एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन है। या फिर ऐसे लोग जिनके डॉक्यूमेंट जो ख़राब हो चुके हैं, फट चुके हैं, उनके पास उनका डॉक्यूमेंट है ही नहीं, लेकिन वो हैं असल में इंडिया की सिटीजन नहीं। अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि मैं कल को सिटीजनशिप अपनी ना अप्रूव कर पाऊँ और मुझे बाहर से निकाल दिया जाए, फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। समझ रहे हो? तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा तो उसमें समस्या होगी। तो वो लोग डर रहे हैं कि यार मतलब इसमें हमारी गलती थोड़ा ना है कि पानी में हमारा सारा सामान बह गया। ठीक है, या फिर हमारे यहाँ भूकंप वगैरह कुछ भी आया, यार हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग वैलिड भारत के ही रहने वाले हैं, तो वो इसमें प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें इस चक्कर से डर है। हालांकि वो हैं तो इंडिया के सिटी है नहीं, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि यार कल को हम नहीं प्रूव कर पाए तो हमारे को भारत से निकाल दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ ऑथेंटिक एक्शन, अब यहाँ पे ना देखो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत सारा वर्कर लगेगा। यहाँ पे टोटल जो कॉस्ट बताई जा रही है वो बताई जा रही है 4.26 लाख करोड़। टोटल ये जो एक्साइज होगी ये होगी 4.26 लाख करोड़ की। तो यह कोई 100-200 रुपये के काम नहीं है, ये 4.26 लाख करोड़ का काम है। ठीक है, 4.26 लाख करोड़ इसमें टोटल लगेगा, और इसमें जो वर्कर चाहिए होंगे जो इसको करेंगे, यह चाहिए होंगे 2.9 करोड़। ओके, तो यहाँ पे कोई छोटी मोटा काम ये नहीं है। तो इसके साथ में ये कंसर्न है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो देख लीजिए आप लोग ऊपर की तरफ, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द सिटीजनशिप। अब ये बात आती है हम किस तरीके से ये पता लगाएंगे कि ये बंदा हमारे भारत का है कि नहीं है। तो देखो एक तो हमारे पास तरीका है बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसके थ्रू हम लोग बहुत तरीके से सिटीजनशिप दे देते हैं, बाय डिसेंट देते हैं, बाय बर्थ देते हैं, इन सबसे देते हैं। अभी आसाम में भी एक अकॉर्ड हुआ है, दिस वॉज आसाम वेयर एज पर द 1985 अकॉर्ड फॉरनर्स हु कम टू स्टेट अप टू मार्च 24, 1997 बट टू विद द एज इंडियन सिटीजन। अब देखो यहाँ पे ना जो आसाम अकॉर्ड किया गया, आसाम अकॉर्ड क्या होता है इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना मेरी, वो आसाम अकॉर्ड के ऊपर ही होगी। तो गाइस यू डोंट वरी, आप चिंता ना करिए। तो जो आसाम अकॉर्ड हुआ ना, उसके अंदर भी एक कट ऑफ डेट रख दी गई, वह थी 1971, 24 मार्च 1971। इस डेट तक जो आ गया होगा पर्सन, उसे हम सिटीजन मानेंगे, और नहीं आया होगा तो उसे नमस्ते कर लेंगे, यानी कि आप हमारे देश के सिटीजन नहीं है। ओनली आसाम वॉज अलाउड टू टेक इन फॉरनर्स अप टू मार्च 1971। अब मैंने आपको बताया ना अपनी पीछे वाली वीडियो, मैंने आपसे कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो था, उसने दोस्तों कह दिया था कि 1950 तक हमारे भारत में जो लोग आ गए वह संविधान के हिसाब से नागरिक होंगे, और जो आगे आएंगी उनकी जो नागरिकता आएगी या जाएगी वह हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें छूट दे दी गई थी आसाम के लिए। ठीक है, तो आसाम में 1971 तक वह जो विदेशी या फिर जो आपके एलियंस है वो आ गए, उन्हें सिटीजन समझा गया। पूरे भारत में तो 26 जनवरी 1950 तक ही समझा गया, लेकिन आसाम के लिए स्पेशल छूट दी गई। इसमें अगर कोई विदेशी उनके यहाँ आ रहा है जो कि 26 मार्च 1971, 24 मार्च 1971 से पहले आया, तो उसे सिटीजन मान लिया जाएगा। अब क्या है, कंट्री दोज बोर्न आउटसाइड द कंट्री आफ्टर जैन 26, 1950 एंड डिसाइडिंग इन इंडिया विदाउट पेपर डॉक्यूमेंट ना। अब देखो ये वही है कि विदाउट पेपर रह रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट है, तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा पासपोर्ट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो दिस वॉज योर होल करंट अफेयर। आई होप गाइस आपको ये करंट अफेयर जो है वो पसंद आया होगा। एनआरसी आपकी पूर्ण रूप से क्लियर होगी। देखो एनआरसी कुछ नहीं है, एक रजिस्टर जो कि बनाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना आप कहीं कंफ्यूज मत कर जाना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर में। तो एनआरसी एनपीआर अलग है। एनपीआर में जब हम लोग एनपीआर जो हम बनाएंगे, एनपीआर में जो हम पूरा खाका तैयार करेंगे, उसमें हम लोग विदेशियों को भी रखेंगे और देशियों को भी रखेंगे। जो हमारे विदेशी हैं और जो हमारे भारतीय हैं, उसमें इन दोनों का नाम लिखा जाएगा उस रजिस्टर में। लेकिन जो एनआरसी का रजिस्टर बनाया जाएगा उसमें सिर्फ उन लोगों का ही नाम रखा जाएगा जो कि भारत में लीगल तरीके से रह रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसे साक्ष्य जिससे वे प्रूव कर पा रहे हैं कि भारत के सिटीजन हैं। वह लोग जो नहीं प्रूव कर पा रहे हैं उन्हें हम भैया भगा देंगे। लेकिन जो एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें यह प्रावधान है कि विदेश का हो चाहे देश का हो, कि कहीं का भी हो, चाहे लीगल माइग्रेंट हो चाहे वो लीगल माइग्रेंट हो, कैसा भी हो, ठीक है, चाहे वह इंडिया का सिटीजन हो चाहे ना हो, चाहे वह लीगल तरीके से भारत में घुस गया हो, उन सभी के लिए हम लोग काउंट करेंगे इस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो कि एनपीआर नाम से बोला जाता है, एनपीआर, इसमें इतना फ़र्क है। एनसीआर एनआरसी में हम लोग क्या करेंगे,
जितना भी सिटिजन है उस सबको काउंट करेंगे। सिर्फ सिटिजन के लिए, जो एलियंस उन्हें काउंट नहीं करेंगे, जो कि लीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। लेकिन जो आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा उसमें चाहे आपका भैया इलीगल तरीके से रह रहा हो चाहे लीगल तरीके से रह रहा हो, हम दोनों के लिए काउंट करेंगे। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, ये मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।